नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल इक्सा। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ये लास्ट चैप्टर है, जो कि आप देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन का है। आप जान रहे हैं 1 महीने बाद आपका यूपीपीसीएस है। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं लगभग आते हैं 15 से 20, और उनका एवरेज देखा जाए तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन से लेकर 13 से 15 क्वेश्चन का जो रेशियो रहता है वह रहता है बायोलॉजी सेक्शन से। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वो साइंस टेक्स्ट से, और 1-2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री या तो फिर अदर सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो बायोलॉजी सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने ये सीरीज पूरी खत्म की है। जो आप अब तक के बैक ईयर क्वेश्चन जितने आ चुके हैं जीएस पॉइंट में सारा मैंने खत्म कर दिया है। अब जो ये हम लास्ट जो मिसलेनियस पढ़ रहे थे, मिसलेनियस में तीसरा वीडियो आज बना रहे हैं, आज इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। तो जो आप आजकल देखते हो ना कि आजकल लोग दिखाते हैं कि ये देखिए ये सेब है, मैं इसको खुरच रहा हूँ, ऐसे खुरचने के बाद ये देखिए मोम निकला, ये नकली सेब है। चलो, नकली सेब नहीं होता है, एक मोम का घोल होता है। हाँ, जो अगर आप उसको खाते हैं तो खाने योग्य भी होता है, वो बॉडी में आपको नुकसान भी नहीं करता है। वो वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करके अच्छे से बनाया गया है। बस ये कहा जाता है ना, खाने से पहले आप उसको धुल दीजिए, कोई भी जो भी आप फल या सब्जी खा रहे हैं, तो उससे कहते हैं वो मोम तुरंत निकल जाएगा आपका। तो उस मोम के निकलने के बाद क्या होता है, जो कोई भी फल या सब्जी है उसके खराब होने की जो समय दर होती है वो जल्दी बढ़ने लगती है। अगर वो मोम लगा रहता है तो बाहर के इन्वायरमेंट का असर फलों पे कम पड़ता है, तो इससे फल ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं। तो यही बताना चाह रहा है, इसमें जो मोम का घोल लगाया था वो किस लिए होता है कि उनका भंडारण काल, यानी उनका जो हम फल जो खेत से या पेड़ों से तोड़ने के बाद वो फल कैसे होने धीरे खराब होने लगते हैं, तो वो खराब ना हो पाए, संचित हो पाए, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। अब मिट्टी के प्रजाति में मृतिका अधिकतम जल धारण करता है। मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो देखेंगे पहला सही है और दूसरा किंतु आर गलत है। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है, वह बहिस्राव है। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बरों, मकड़ियां और पक्षियों के कुछ प्रजातियों में समष्टि से में गिरावट हो सकती है। विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, क्या है वो है इकोनिया। क्या है वो? इकोनिया है। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है। कैसे होता है? वो होता है नाइट्रोजनिस पोषक तत्वों एवं आर्थोफास्फेट के अधिकाय के कारण होता है। जैव ऑक्सीजन मानक भंडारण है। किसका है वह देखेंगे, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए होता है। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में सही कथन है। क्या है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो बात देखेंगे दोनों ही सही है। सुपोषण क्या होता है ना, जैसे कि सपोज करिए हम पेड़ पौधे में क्या कर रहे हैं, लगातार बाहर से जैविक तत्व डाल रहे हैं, हम उसमें खूब यूरिया डाल रहे हैं। हाँ, तो यूरिया क्या होता है, पौधों में सिंचित होता रहता है धीरे धीरे। उससे होता क्या है, वो धीरे 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 हमारी जब खाते तो हमारी बॉडी में भी इकट्ठा होता जाता है। तो वो एक प्रकार का सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन होते चला जाता है, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए। लातीनी अमेरिका में
लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेस्टी मेस्टी मेस्तीजो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेस्तीजो कहा जाता है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। कैसे आंकी जाती है? वो यूरेनियम लेड विधि के द्वारा आंकी जाती है। जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से जिसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयोग किया जाता है, वह जीवाश्म ईंधन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष की आयु वृक्ष की आयु वर्ष में निर्धारित की जाती है। कैसे की जाती है? इसमें आप देखेंगे, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं क्या? ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो सेलुलोज पाया जाता है। लीवर फ्लूइड घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्तवाहिनी में रहता है वह है भेड़। पौधों के मीठे स्वाद का कारण है क्या है? फ्रक्टोज। इसलिए देखिए, हम कोई जो फल खाते हैं जिसमें मीठापन लगता है, किसके कारण होता है? वह फ्रक्टोज के कारण होता है। यह ऑप्शन जब बनेगा तो थोड़ा कंफ्यूज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज ऐसे लिख के आ जाएगा। याद रखिएगा, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? वह फ्रक्टोज होता है। वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, वह क्या है? वह है कोशिका भित्ति है। अब बेला सांगमो में एक रंजित डायनोफ्लोजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं, लार ज्वार कहलाते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साधारण नीली हरी शैवाल स्पाइरोग्राइसा और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों में महासागर दोनों में ही पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंखों से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंखों से पीछे की ओर देख सकता है। तो आप देखेंगे जो गिरगिट के बारे में कथन है यह सही है। यह देखिए एक अद्भुत जानवर, इसकी आंखें देखिए, जो इसके कपाल वक्ष होता है उससे आगे निकली, मतलब इसके चेहरे से आगे निकली होती है, तो एक से आगे और पीछे भी देख सकता है। अब है कवकमूल्य यानी कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधे में सूखों का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच के अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्तों से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। देखेंगे तीनों ही सही है। अब है पादपलय एक सुविधा है किसकी? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। मोती, मूंग, लाख और गोंद में से एक कीट के शरीर से निकला स्राव है, क्या है? वह लाख है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे जुगनू ऐसा करता है तो क्या कहलाएगा? बायोल्यूमिनेसेंस ये कहलाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं। विषाणुओं को
किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव से संचारण केवल जैविक संवहन द्वारा ही होता है। देखेंगे इसमें पहला वाला केवल सही है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। तो इसीलिए वर्तमान में देखिए, कभी आजकल एक पिछले 2-3 साल से चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि हरित क्रांति ने हमें जो है विकास दिया, हमारी भूख को खत्म किया, हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन क्या यह सतत विकास का एक प्रारूप है? तो हम देख रहे हैं तो उत्तर के रूप में वर्तमान में आ रहा है नहीं। हरित क्रांति जो थी वह सतत विकास का एक प्रारूप नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मेन कारण यह है कि हरित क्रांति में अधिक उर्वरक और अधिक पानी का उपयोग होता है। अधिक उर्वरक से क्या होता है, फसलों का जो वास्तविक जीन होता है, वास्तविक उनकी उत्पादन क्षमता होती है, उसमें बदलाव आता है। अधिक उर्वरक से क्या होता है, सुपोषण की समस्या यानी यूट्रिफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है, मानव जीन के साथ साथ मानव स्वास्थ्य में भी अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में सम्मिलित होकर आ रही हैं। तो यह किसी भी प्रकार का आप देखेंगे हरित क्रांति का जो एक अच्छा रूप था पहले कि हाँ हमें भोजन, पहले हमें भोजन की कमी थी हमारे अंदर, तो अब भोजन की कमी तो समाप्त कर गए, लेकिन हम साथ साथ अपने साथ और समस्याएं लेते आए। तो यह सतत विकास का कोई लक्षण नहीं। अब उसके आगे देखते हरित क्रांति से और क्या दुष्परिणाम हुआ। उससे हुआ कि जो भी हम हरित क्रांति के द्वारा जो भी अधिक जेनेटिक मॉडिफाई फसलें या फिर आप देखेंगे कि उसमें अधिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उसमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है। जब पानी का उपयोग ज्यादा होता है तो हमारा जो भूमि स्तर पानी है, यानी कि भूमि के स्तर का जो पानी है उसमें कमी आ रही है। मानव बस्तियां पलायन कर रही हैं क्योंकि मानव बिना पानी के सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इसलिए देखेंगे आप कि जितनी भी बड़ी सभ्यताएं अब तक विकसित हुई हैं सब नदियों के किनारे हुई हैं। इसका रीजन क्या है, नदियों से का रीजन पानी से है। पानी से हमारी दैनिक आवश्यकताएं जिनके बिना इंसान जीवित नहीं रहता वो पूरी होती है। इसलिए आजकल आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो जैसे बेंगलुरु हो गए, ये सब में क्या होता है, जब गर्मियां पड़ना स्टार्ट करती तो पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। कंपनियां अपने जो वर्कर होते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी देने लगती है क्योंकि उनके पास ना पानी नहीं होता है कि वो अपने स्टाफ को भी पानी पिला सकें। इसीलिए ऐसा होता है। क्यों, ये सब जो आप देखेंगे हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी है। तो वहीं हरित क्रांति के जब फायदे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने हमारी खाद्य पूर्तियों को पूरी किया। भारत में कुपोषण था उसको खत्म किया। भारत खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर हुआ। हरित क्रांति से हमारे जो सोशल और इन्वायरमेंटल कल्चर थे वो डेवलप हुए। हम खाद्य आत्मनिर्भरता में पूर्ण हुए। हम दूसरे देशों को अब खाद्य दे पा रहे हैं। इससे हमारा क्या था, जो फिजिकल डेफिसिट था वो कवर हो गया। तो ये सब इसके फायदे हैं। तो एक तरफ उस तरफ नुकसान है। तो अगर हम इसको मेंस में लिखेंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं अभी मेंस का पेपर कल ही हुआ है, दोनों पेपर समाप्त हुए। पेपर अब की बात बहुत अच्छा आया था। हाँ, ये नहीं कह सकते पेपर आसान था। हाँ, पेपर टफ हमेशा होता है। क्यों टफ होता है पेपर? क्योंकि उसको एक निश्चित समय में लिखना होता है। वो एक निश्चित समय जो होता है ना, वह किसी भी व्यक्ति के जो लेखन कौशल होती है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, जब पेपर खत्म हो जाने के बाद जब शांत दिमाग से इंसान उसका एनालाइज करता है तब उसको लगता है यार पेपर बहुत आसान आया था ये। लेकिन जब वहीं उसको 2 या 3 घंटे में पेपर लिखने को दिया जाता है ना, तब उसके लिए पेपर टफ हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है? कि उसके पास समय नहीं होता है। तो पेपर टफ था, कोई वो नहीं है। हाँ, पेपर की भाषा जो थी वो आसान थी। जहां तक मैंने पेपर देखा, पेपर की भाषा आसान थी। जो 2022 से पहले और 2018 तक का पेपर देखेंगे ना, तो उनकी जो भाषाएं तो इतनी क्लिष्ट होती थी, इतनी डिफिकल्ट होती थी। पेपर आसान लेकिन भाषा इतनी क्लिष्ट होती थी तो समझ ही नहीं आता था। तो इस तरह के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया गया इस बार यूपीएससी में, आपने देखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी इसमें पेपर दिया है
उनके लिए वो पेपर अच्छा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए था, पीली क्रांति तिलहन के लिए था, नीली क्रांति जो था मत्स्य एवं एक्वाकल्चर यानी कि जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके लिए था। सिर्फ हम समुद्र से सिर्फ केवल मछली नहीं खाते हैं, हम और भी कई पदार्थों को मतलब और भी कई जीवित जैसे कि केकड़ा हो गया या और जेली फिश और बहुत चीज ऐसी होती हैं जो हम लोग खाते हैं। आप देखेंगे कि एक्वाकल्चर इसलिए नाम दिया गया कि जो जल के जीवन में होते हैं इसलिए। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था क्या है, वह है मैक्सिकन गेहूं है। फसल लोगिंग विधि है क्या है, फसलोत्पादन के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता जानने के लिए वो जो है पौधे विश्लेषण है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। संकर बीज क्या होता है ना, वो दो बीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए उनको हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं। धान की खेती से निकालने वाली गैस कौन सी है, मीथेन है। धान के पौधे उगने की डोपांग विधि विकसित हुई थी, फिलीपींस में हुई थी। भारत की विकसित प्रथम बौनी फसल कौन सी थी, वो जया थी। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक कौन है, 2,4-D है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। क्लोरोपाइरीफॉस, कार्बोइंडिजिम, क्लोनिंग फास तथा ब्यूटाक्लोरीन में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है वह है ब्यूटाक्लोरीन है। पौधे का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है वह है पर्ण। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली है, वह कौन है, गैम्बूसी है। कौन है वो, गैम्बूसिया है। तालाबों और कुओं में जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है वो है गैम्बूसिया फिश है। अब आगे देखते हैं। प्रलेथिन है एक सामान्य मच्छर विसर्जक है। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि जल वायु खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से पारा प्रदूषण के स्रोत हैं क्या है, कीटनाशक, डेंटल एमेलिगिन पिग्स, फ्लोरेल लैंप और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैसों का जलना, रूम स्प्रे और मच्छर भगाने वाले कीटों का जलना में से सर्वाधिक घरेलू रसायन प्रदूषण का कारण है कोयले का जलना। अब है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है क्या स्रोत है, सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से है। मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, वह कौन नहीं है, कीटनाशक नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। अब है कि सक्रिय उपजर्जित असकृत परिणाम है एंटीबॉडी के उत्पादन के हैं। आप आगे देखते हैं। बोरियम एक उपयुक्त रूप से रोगों को पेट के एक्स किरणें परीक्षण के पूर्ण लाया जाता है क्योंकि बोरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशेषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। तो क्या है, बेरियम जो एक पदार्थ है, जब लोग खा लेते हैं तो रोगियों के पेट में एक्सरे किरणों को अवशोषित कर लेता है जिससे
जो एक पिक्चर निकल के आती है वो काफी स्पष्ट निकल के आती है। रदरफोर्ड एटम बम, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, कॉर्टराइट हुआ था पावर लूम, और ग्राहम बेल टेलीफोन के लिए जाने जाते हैं। तो ग्राहम बेल को लोगों को पता है, रदरफोर्ड भी पता होता है, अल्फ्रेड नोबल पता होता है, लेकिन कार्टराइट जो है वो पावर लूम, इसके बारे में लोगों को कम पता। तो ये एक चीज आप ध्यान रख लीजिए। अब है आनुवांशिकी की उपलब्धि और वैज्ञानिक। जीवाणुओं में जीवाणुओं में पारक्रम और संयुग्म की खोज लैंडरबर्ग एवं जिंडर ने की थी। यौन संलिंग वंशागति की स्थापना मार्गन ने की थी। इकोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन ओर्नबर्ग ने किया। संपूर्ण आनुवांशिकी कूट की स्थापना हरगोविंद खुराना ने की थी। अब सही जोड़े हैं क्या है? लाइगेसेस आणविक सीवन कार है। केसर मसाला सैफॉन स्पाइन बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? वर्तिकाग्र है। अब पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह क्या है? वह है पत्ती। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाले पहला देश कौन है? वह है भूटान। अभी आप देखेंगे तो जो अफीम उत्पादन किया जाता था ना, उसके लिए अफगानिस्तान ने भी वहां पास रोक लगा दी कि वहां अफीम नहीं उत्पादन किया जाएगा। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का पहला कानून पारित हुआ। न्यूजीलैंड का लक्ष्य एक धूम्र मुक्त होना है, 2025 तक होना है। अब आगे देखते हैं कि उपयोग में सूक्ष्म जीव के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आते हैं वो कौन है? वह है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक हैं। अब है ज्योतिष खगोलीय ब्रह्मंडी और नैनो प्रौद्योगिकी में से जे बी नार्लिकर के अनुसार जिसे अभी तक वैज्ञानिक नहीं माना जाता है वह है ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। और आप ज्योतिष से क्या होता है ना, एक अनुमान होता है। अनुमान से क्या होता है ना, अनुमान कभी सही होता है कभी गलत होता है, और अनुमान जो होता है वह हर एक परिस्थिति में अलग अलग होता है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं लाया जाता है। हाँ, इसके बारे में पढ़ाया जाता है लेकिन यह विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है मंगल ग्रह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपना जो घूर्णन काल है वह पृथ्वी के लगभग बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक याद आ गया, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर का मतलब ये सब्जेक्ट कंप्लीट है वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि मंगल के कितने घूर्णन काल होता है, शुक्र का कितना होता है। तो क्यों मंगल को ही जो है पृथ्वी का जुड़वा बताया जा रहा है, उसका मेन रीजन ये है कि उसका घूर्णन काल और आवर्त काल जो होता है, घूर्णन काल मतलब कि जो अपने अक्ष पे घूमता है, आवर्त काल वो जो सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो लगभग पृथ्वी के समय के अनुकूल है, पहली बात। और वहां जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी जैसा ही नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन वहां ठीक है इसलिए। और वहां पास जो मीथेन गैस पाई गई है, मीथेन गैस क्या होता है, वह जीव की उत्पत्ति का एक साक्ष्य माना जाता है। तो इसीलिए वहां पर माना जा रहा है कि वहां हो सकता है वहां जीवन हम डेवलप कर सके। अब आगे देखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बहुत ही स्पेशल टाइप और अलग अलग टॉपिक्स को मिला के अच्छे से पढ़ेंगे। अब है सहज प्रणाली, मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है का परिवर्तन है प्राणियों के स्वपोषी क्रिया का। ज्ञान जो हमें विद्यालय में मिलता है कहलाता है अर्थगत स्मृति। सूचना के
प्रक्रम के समय व्यक्तियों के मानसिकता में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे कहते हैं चिंतन। मतलब कि चिंतन करना, सोचना। हाँ, यानी सूचनाओं के प्रक्रम के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी समाप्त होता है, यानी जीव विज्ञान पूरी तरीके से समाप्त होता है। इसको हमने समाप्त कर दिया है। अब आप इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, इस टॉपिक को पूरा वीडियो फिर से जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। उससे मेन टॉपिक को छाट लीजिए। वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, बीमारी हो गई, या पादप जगत हो गया, किस किस के क्या क्या नाम है, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपको ही आसानी होगी। क्या आसानी होगी? उससे आसानी होगी पेपर जब आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के हम इसमें देखेंगे हमने क्या क्या समाप्त किया। इतिहास भी समाप्त है, राज्य व्यवस्था भी समाप्त है। हाँ, भारत का भूगोल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी हमने समाप्त कर दी है। हम इसको खत्म करने वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करने के बाद हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।